नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लोन डिफॉल्ट रिस्क के ऊपर। आप जानते ही होंगे बैंकों में लोन डिफॉल्ट का रिस्क कितना बड़ा है। हम जितने भी लोन सेंक्शन करते हैं उनमें 10% से ज़्यादा लोन बैड लोन हो जाते हैं, यानी एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब लोन आपका एनपीए हो जाएगा तो आप जानते हैं उस पर 100% तक प्रोविजन करना होता है। और ये प्रोविजन कहाँ से आएगा? आपके प्रॉफिट से आएगा, आपके प्रॉफिट को खा जाता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस कॉस्ट को, जो करोड़ों रुपए में बैंक के लिए होती है, उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए लोन डिफॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए मैं 5 पावरफुल टिप्स दे रहा हूं जो आपके बैंक के पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करेगी। दोस्तों, अगर आप जेआईबी की, सीआईबी की या प्री प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाएं www.motivationalbanker.com या हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 5 प्रैक्टिकल टिप्स आपको देने वाला हूं। ये टिप्स आपको आपके लोन डिफॉल्ट रिस्क को कम करने में, आपकी रिकवरी को इंप्रूव करने में और आपका जो क्रेडिट अप्रेजल आप जो करते हैं उसको बेटर करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली टिप के साथ में। पहली टिप क्या कहती है? कंडक्ट ए स्ट्रॉन्ग क्रेडिट असेसमेंट। जब भी आप किसी भी लोन प्रपोजल का क्रेडिट असेसमेंट करते हैं, नेवर रश द क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस। जल्दीबाजी में किसी भी प्रपोजल को प्रोसेस ना करें। ओके, क्या क्या करना है आपको जब भी आप लोन प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले बोरोवर की इनकम स्टेबिलिटी देखें। उसकी इनकम रेगुलर है या नहीं, सोर्स स्टेबल है या नहीं, कोई टेम्परेरी सोर्स तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल इनकम आएगी और उसके बाद उसकी इनकम बंद हो जाएगी। तो आपका लोन तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल। हाउसिंग लोन तो 20-20 साल के लिए होता है। तो आपको ये देखना है कि उसकी इनकम स्टेबिलिटी क्या है, यानी स्टेबल इनकम होनी चाहिए। बिजनेस में किस तरह के अप्स डाउन, कोई ऐसा बिजनेस तो वो नहीं करते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो बोरोवर की इनकम स्टेबिलिटी आपको सबसे पहले थॉरोली चेक करनी है। ठीक है, जब आप उसकी इनकम स्टेबिलिटी ठीक से चेक कर लेंगे तो दूसरा देखेंगे, अच्छा इसकी इनकम तो प्रॉपर है, अभी इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। नॉर्मल कंडीशन में और स्ट्रेस कंडीशन में रीपेमेंट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी ईएमआई आपने फिक्स की है उसके लिए, उसको टाइम से रीपे कर पाएगा या नहीं। ओके, टाइम से अगर रीपे नहीं कर पाएगा तो बैंक के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक तो नॉर्मल कैपेसिटी में और दूसरा स्ट्रेस कैपेसिटी में। माना उसके बिजनेस में स्ट्रेस आ जाता है, डाउनफॉल आ जाता है, क्या उस स्थिति में भी वो लोन को रीपे कर पाएगा? तो आपको इनकम स्टेबिलिटी के साथ में ये भी देखना है कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। इसके बाद आता है पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री। बोरोवर की पिछली क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? पुराना रिकॉर्ड आपको सिविल में मिल जाएगा। उसका रिकॉर्ड देखें कि पिछला जो लोन लिया है उसमें मंथली जो रिपेमेंट करता है वो कितने दिन में करता है। हर महीने पता चला पहले महीने में उसने 15 दिन डिफॉल्ट किया, अगले महीने में 20 दिन किया, फिर 30 दिन किया, फिर 90 दिन तक पहुंच गया धीरे धीरे, यानी अकाउंट एनपीए के कगार पे आ गया। हो सकता है अकाउंट एनपीए भी हो गया हो। तो उसकी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री आपको ठीक से चेक करनी है। ओके, उसके बाद आपको चेक करना है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कैसे चेक करना है? पैसा उसको कहाँ से आ रहा है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका होता है उसमें 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं। 3 तरह की एक्टिविटी कौन सी होती हैं? एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आता है, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आता है और तीसरा उसको फाइनेंस से पैसा आता है। उसने डेट लिया है, उसने लोन लिया है या इक्विटी के थ्रू पैसा लाया। दोस्तों, इस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक आपको यहाँ दे दूंगा उसका, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उसका, उसको भी चेक कर लें अगर आप देखना चाहें तो कैश फ्लो में हम कैसे चेक करते हैं कि उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है या फाइनेंस एक्टिविटी से, लोन वगैरह से आ रहा है। उसका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब बिजनेसमैन को हम लोन करते हैं तो उसका कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। बिजनेस फंडामेंटल्स उसके स्ट्रांग होने चाहिए। इन्वेस्टिंग पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं जितना पैसा आ रहा है सब इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। डेट का मैनेजमेंट, जो देखो तीनों चीज़ें होंगी उसकी, ऑपरेटिंग से भी पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग से भी आएगा और फाइनेंस से भी आएगा। डेट जितना भी लिया उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट वगैरह ठीक से पे कर रहा हो, टाइम से पे कर रहा हो। इन्वेस्टमेंट में भी उसका रीजनेबल इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा नहीं कि सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। मेन जो पैसा है उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आना चाहिए। तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ठीक से चेक करना है। उसके बाद आपको उसका चेक करना है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आप जानते हैं 0 से 900 की रेंज में होता है। 0 से 900 की रेंज में सिविल स्कोर होता है। 0 से 900 की रेंज में 750 प्लस का अगर सिविल स्कोर है तो इसको बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। अगर 700 से लेके और 749 का स्कोर है तो ये भी अच्छा स्कोर माना जाता है, खराब स्कोर नहीं है। ठीक है,
अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर इससे कम स्कोर है, 700 से नीचे, 650 से 699 तक स्कोर है, तो इसको एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और अगर 650 से नीचे का स्कोर है, लेस देन 650 इसका स्कोर है, तो ये रिस्की है। अगर यहाँ लोन कर रहे हैं तो उस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। ओके। और आपको पता ही होगा कि सिविल स्कोर कैसे क्रिएट होता है। सिविल स्कोर जो जनरेट होता है, माना किसी का सिविल स्कोर 800 है, तो इस 800 में क्या क्या फैक्टर कंसीडर होते हैं। देखिए, रीपेमेंट हिस्ट्री उसकी 35%, 35% रीपेमेंट हिस्ट्री से, 30% उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन से, 15% उसका लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, कितने दिन की क्रेडिट हिस्ट्री है उससे, और 10% उसका किस तरह का क्रेडिट है, क्रेडिट टाइप मिक्स क्या है, और 10% उसका न्यू क्रेडिट इंक्वायरी, जो जो इंक्वायरी वो करता है उससे स्कोर बनता है। इस तरह से उसका 100% स्कोर बनता है। 35% रीपेमेंट हिस्ट्री से, 30% क्रेडिट यूटिलाइजेशन से, 15% लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री से, 10% क्रेडिट टाइप या क्रेडिट मिक्स से, और 10% इंक्वायरी जो वो करता है, न्यू इंक्वायरी जो करता है, उसको मिला के उसका 100% स्कोर बनता है। तो हमारी जवाबदारी ये भी है कि हम बोरोवर को गाइड करें कि उसका सिविल स्कोर कैसे बनता है, पहले हम समझें और उसके बाद बोरोवर को समझाएं, ताकि वो ऐसी गलती ना करे जिससे उसका सिविल स्कोर नीचे आए। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में मैंने दिया है फाइनेंशियल रेशियो, उसके प्रॉपर एनालिसिस करने हैं, चाहे करंट रेशियो हो, क्विक रेशियो हो, या डीएससीआर। डीएससीआर हम टर्म लोन में करते हैं, डिटेल में आप समझ ही लेंगे। फाइनेंशियल रेशियो उसके प्रॉपरली एनालाइज करने हैं, डीएससीआर वगैरह उसका रेंज में आ रहा है या नहीं, ये सब आपको देखना है। तो बोरोवर की इनकम स्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद रेगुलर इनकम होनी चाहिए, स्टेबल इनकम होनी चाहिए, अप्स एंड डाउन नहीं होने चाहिए बिजनेस में, रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है नॉर्मल कंडीशन में और स्ट्रेस कंडीशन में, वो बैंक का पैसा रीपे कर पाएगा या नहीं। उसकी सिविल स्कोर में पास क्रेडिट हिस्ट्री चेक करें कि पुराना जो लोन लिया है उसमें किसी भी तरह का डिले तो नहीं करता है वो रिपेमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करें, पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, इन्वेस्टिंग से आ रहा है, या फाइनेंस एक्टिविटी से आ रहा है, और उसका जो मैनेजमेंट है तीनों का किस तरह का है। सिविल स्कोर चेक करें, सिविल स्कोर कितना है उसका, और उसको बताएं कि सिविल स्कोर कैसे जनरेट होता है, ताकि आप गाइड करेंगे तो कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उसको अगर समझ आ गई बात तो वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा तो हमारा एनपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और उसके फाइनेंशियल रेशियो प्रॉपर एनालाइज करें, जो आपकी बैंक की पॉलिसी कहती है उस रेशियो में बराबर वो सेट हो रहे हैं या नहीं। डीएसआर अगर टर्म लोन दे रहे हैं तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो उसका चेक करना जरूरी है। इस तरह से दिस कैन हेल्प एसेस देयर एबिलिटी टू रीपे। ये टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसकी रीपेमेंट की एबिलिटी क्या है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मेरा पहला टिप, हाउ टू डू ए स्ट्रॉन्ग क्रेडिट असेसमेंट। ठीक है। अब हम सेकंड टिप पे आते हैं, एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की गड़बड़ ना करें, डॉक्यूमेंट्स को खाली ना छोड़ें, बोरोवर के साइन कहीं ना छोड़ें। देखिए क्या होता है, जब आपका बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता है। कोर्ट ऑफ लॉ में डिफ़ॉल्ट अगर है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोर्ट ऑफ लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपको चूना लग गया जितना पैसा आपने दिया है। तो प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने हैं उसके, केवाईसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चेक करें, फ्रॉड के एंगल से भी देखें। देखिए कई बार आप देखते हैं ना, जैसे फेस्टिवल का टाइम होता है और हम कार लोन देते हैं, कार लोन के लिए हम डीलर के पास में जाते हैं। डीलर के पास में जो बोरोवर आपको मिलेगा वो प्योरली नया बोरोवर है, आपको पता नहीं है उसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में, तो उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह जो हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वहाँ पे ठीक है, बट जो नया कस्टमर आपके पास में आ रहा है उसका केवाईसी प्रॉपरली करना है, ई केवाईसी करना है, आधार वेरिफिकेशन करना है, ये सारे काम आपको करने हैं। इसके बाद है इनकम प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकम के जो भी डॉक्यूमेंट, वो आईटीआर वगैरह जो भी दे रहा है वो इन्फ्लेटेड तो नहीं है, उसकी इनकम रेगुलर है या नहीं, ठीक है ना, ये सारा आपको चेक करना है। कई बार आप देखेंगे इनकम में किस तरह की इनकम आ रही है उसकी, ट्यूशन क्लासेस से इनकम, सिलाई कढ़ाई जो लेडीज करती हैं उससे इनकम आ रही है, या किसी टेम्परेरी बिजनेस से कोई इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। ऐसी इनकम को ठीक से चेक करें, रेगुलर है या नहीं, ये रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम में ये चैलेंजेज हैं, हमेशा वेरीफाई करें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को, इनकम प्रूफ्स को। इनकम प्रूफ जो है फोर्ज्ड तो नहीं है, क्रॉस चेक करें। जो जो आईटीआर आप लेते हैं वो वेबसाइट से या तो चेक करें कि प्रॉपर है या नहीं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई कराएं उनको प्रॉपर सी लगवा के। ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी पेपर्स। प्रॉपर्टी पेपर्स का लीगल जो लीगल स्क्रूटनी कराते हैं वो, और वैल्यूएशन जो कराते हैं, हमेशा ध्यान रखें जब भी डॉक्यूमेंट की लीगल स्क्रूटनी कराएं एक बार ओरिजिनल से ज़रूर चेक करें। ठीक है। ओरिजिनल से चेक करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बोरोवर अगर कहीं फोर्जरी आपके साथ में करना चाहता है, कई बार देखिए
कलर्ड जीरोक्स आपके पास में आती है, कई बार लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं। बहुत सारे बैंकों में लेमिनेटेड जो सेल डीड है उसको बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो फोर्ज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो लीगल आपको ढंग से कराना, अच्छे एडवोकेट से कराना, इसमें किसी भी तरह की लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए। जब वैल्यूएशन आप कराएंगे तो वैल्यूअर के साथ में आपको खुद को जाना है प्रॉपर्टी को, ताकि आप जरूरत पड़ने पे पता कर सके कि प्रॉपर्टी कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि ओपन प्लॉट अगर आपने ले लिया, उसकी बाउंड्रीज का आपको पता नहीं है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जिसमें एंट्रेंस ही प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो प्रॉपर्टी के पेपर्स में आपको देखने होते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी के पेपर फोर्ज नहीं हो, किसी भी कीमत पर फोर्ज नहीं हो। एडवोकेट से वेरीफाई कराएं और सर्टिफिकेट लगा के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में रखें कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स जो हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स एडवोकेट ने चेक कर लिए हैं और ये जेन्युइन है। ओके। इसके अलावा लीगल क्लियरेंस थॉरोली करानी है, जैसी मैंने अभी बात की आपसे। तो आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। अगर आपको अपना लोन पोर्टफोलियो सेव करके रखना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ढंग से, अच्छे तरीके से, सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं करके करना है। बोरोवर के साइन जहाँ भी चाहिए वहाँ करा लेना है। देखिए, एक बार लोन देने के बाद बोरोवर बार बार साइन नहीं करता है, वो साइन करने में आनाकानी करता है। आप देखते होंगे बोरोवर आप पे एहसान जैसा जताता है कि यार इतने सारे सिग्नेचर आपने ले लिए, उसके बाद भी आप बार बार साइन मांगते हो। तो एक ही बार में साइन करा लें। पहले पेंसिल से क्रॉस करके रखें, कहाँ पे उसके साइन होंगे, कहाँ उसकी वाइफ के साइन होंगे, कहाँ गारंटर के साइन होंगे, ताकि आपको कभी भी जल्दीबाजी में कोई साइन रह गया या कोई इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए। ए वेल डॉक्यूमेंटेड लोन फाइल मेक लीगल एक्शन ईजियर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जैसा मैंने बताया, जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो आपको उसके अगेंस्ट में जाने में आसानी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम टिप नंबर 3 पे। तीसरी टिप मेरी क्या कहती है? मॉनिटर हाई रिस्क बोरोवर्स रेगुलरली। जो बोरोवर हाई रिस्क बोरोवर हैं, हाई रिस्क आप जानते हैं, हाई रिस्क जो बोरोवर हैं उनको मॉनिटर करें। हाई रिस्क कौन से हैं? जो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं पहले, जिनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है, जिनको बार बार फ़ोन करना पड़ता है, वो तो हाई रिस्क है सारा। तो डोंट जस्ट अप्रूव ए लोन एंड फॉरगेट अबाउट। ऐसा नहीं लोन दिया और भूल गए भाई साहब, हमको पता नहीं, हमने तो दे दिया। कीप ए क्लोज आई ऑन बोरोवर शोइंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। EWS जिसको कहते हैं, जहाँ पे भी EWS आ रहा है उसको रेगुलर फॉलोअप करना है। जिसने EMI मिस कर दी, 1 महीने की, पहले महीने की EMI मिस कर दी, वो बोरोवर कभी भी आपको लोचा मार सकता है, कभी भी गच्छा दे सकता है, कभी भी 90 दिन का डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इसलिए जहाँ EMI डिफ़ॉल्ट हुई उसको रेगुलर फ़ोन करना, उसको रेगुलर लेटर्स भेजना, उसको विजिट करना, ये आपकी जवाबदारी बनती है। फॉलिंग क्रेडिट स्कोर, जहाँ पे क्रेडिट स्कोर आपका नीचे जा रहा है, आपका मतलब बोरोवर का क्रेडिट स्कोर जहाँ घट रहा है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये हाई रिस्क बोरोवर है, कभी भी बैंक को चूना लगा सकता है। जहाँ बिजनेस के रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं, मैंने बताया ना, बिजनेस ऐसा नहीं हो जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, अदरवाइज बैंक का पैसा डूबेगा। हाउसिंग लोन है आप 20-20 साल के लिए देते हैं, कार लोन आप 7 साल के लिए देते हैं, कई बैंकों में 10 साल के लिए भी दे देते हैं। तो जहाँ बिजनेस रेवेन्यू गिर रहा है वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिजनेस में क्या दिक्कत है, क्यों रीपेमेंट नहीं कर रहा है, क्यों EMI मिस कर रहा है। प्रोएक्टिव फॉलोअप कैन प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अगर आपका फॉलोअप जो है प्रोएक्टिव होगा तो आप डिफ़ॉल्ट को रोक सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि यार पहले महीने की EMI इसने मिस कर दी, आपको तुरंत उसके पास में जाना है, आपको फ़ोन करना है, आपको लेटर भेजना है, अपना रिकॉर्ड प्रॉपर रखें, ताकि डिफ़ॉल्ट के केस में जब ऑडिट इंस्पेक्शन होगा आपका, कल को अकाउंट NP हो गया, हो सकता है क्विक मॉर्टलिटी केस हो जाए, तो उसमें आपको भी पर्सनली कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टिप नंबर 3 है, मॉनिटर हाई रिस्क बोरोवर रेगुलरली। टिप नंबर 4 पे आते हैं, एडुकेट बोरोवर अबाउट रिपेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैनी बोरोवर डिफॉल्ट ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो है पर पैसा देने की आदत नहीं है। उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाना भी हमारी जवाबदारी है। ए स्मार्ट एफर्ट इन एडुकेटिंग देम अबाउट, किसके बारे में? EMI रिपेमेंट शेड्यूल। EMI का रिपेमेंट शेड्यूल उनको बना के दें, किस तारीख को रिपेमेंट आना चाहिए उसको बताएं कि अगर आपका 5 दिन रिपेमेंट डिले हो गया, तो जैसा मैंने बताया सिविल स्कोर के बारे में, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री का 35% कंट्रीब्यूट करता है सिविल स्कोर में, तो उसका क्या होगा? सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। ये अगर बोरोवर को पता होगा कि मैंने अगर 20 दिन लेट EMI पे की तो मेरा सिविल स्कोर नीचे आ जाएगा, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो समझदार बोरोवर है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो टाइम से रिपेमेंट करेगा। ओके, दूसरी बात करते हैं, पेनल्टीज। जो भी पेनल्टीज लगती हैं उसको उसके बारे में बताएं, उससे उसको लॉस होता है। तीसरा, क्रेडिट स्कोर, उसका इंपैक्ट होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो ये बड़ा डिफरेंस
क्रिएट करते हैं। अगर बोरोवर एडुकेट होगा तो आपके लिए भी शांति की पोजीशन रहेगी और आपको ज़्यादा उसको समझाने की, बार बार फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट टिप पे आते हैं, पांचवी टिप देखिए मेरी क्या कहती है, स्ट्रेंथन रिकवरी एंड फॉलोअप मैकेनिज्म। आपका रिकवरी जो मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वेल प्लान रिकवरी स्ट्रेटेजी हेल्प रिड्यूस एनपीएज। उसको टाइमली रिमाइंडर भेजें। उसका लोन अगर खराब हो रहा है, रिस्ट्रक्चर की जरूरत है तो टाइम से रिस्ट्रक्चर करें। और लीगल रिकवरी टीम को जैसे ही डिफॉल्ट होता है उसको इन्वॉल्व करें, लीगल रिकवरी टीम को। वो लीगल रिकवरी टीम का काम, लीगल टीम का काम है कि उससे को डिफॉल्टर को किस तरह से ट्रीट करना है, वो उसके साथ में उसी तरह का ट्रीटमेंट करेंगी। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। पहली टिप मैंने आपको दी, कंडक्ट ए स्ट्रॉन्ग क्रेडिट असेसमेंट। दूसरी टिप है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तीसरा, हाई रिस्क बोरोवर को रेगुलरली मॉनिटर करना है। रिपेमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, यानी बोरोवर को एडुकेट करना है। और पांचवी टिप है रिकवरी और फॉलोअप मैकेनिज्म आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको काम आएंगी अच्छा लोन पोर्टफोलियो बनाने में और बैंक का एनपीए कम करने में। दोस्तों अगर आप जीआईबी सीआईबी या प्री प्रमोशन के कैंडिडेट हैं तो हमारी वेबसाइट को जरूर चेक कर लें, motivationalbanker.com। हमारा ऐप डाउनलोड कर लें जहाँ पे आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी प्लान्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, इन डेप्थ वीडियो लेसन्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, नया वीडियो हम बनाने वाले हैं, टॉप 10 बैंकिंग मिस्टेक्स दैट कैन हार्म योर कैरियर। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।